सेकंड यूनिट का लास्ट पार्ट है ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें है इंसुलेटर्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। तीन तरह के इंसुलेटर्स होते हैं, पिन टाइप, नहीं चार तरह के होते हैं, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन और शैकल टाइप। तो पिन टाइप बेसिकली क्या है, इंसुलेटर का पर्पस क्या है, कौन बताएगा मेरे को इंसुलेटर का पर्पस क्या है? हाँ, ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, अंडरग्राउंड केबल्स में इंसुलेटर की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, ये कौन बताएगा मेरे को? हाँ करेक्ट, बात सही है। थोड़ा सा इसमें और ऐड ये कर सकते हैं, इसने जो जवाब दिया है वो ये है कि ओवरहेड लाइंस में पोल्स में कनेक्टर लगे होते हैं और दोनों कनेक्टर के बीच में दूरी कम ज़्यादा करना की जरूरत पड़ती है, ये वाली चीज़ है। ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि क्योंकि ओवरहेड लाइन है इसलिए उस तार के ऊपर, वो जो तार है उस तार के ऊपर इंसुलेशन नहीं होता है, दैट्स अ बेयर कंडक्टर है। अब ऐसे में उस कनेक्टर को आप माउंट कैसे करेंगे, उसको पोल्स के ऊपर सेट करना है, फिट करना है। अगर पोल के ऊपर डायरेक्टली आपने पेच से कस दिया, कोई मेटल की फिटिंग लगाएंगे आप, मेटल की फिटिंग यूं लगाएंगे क्योंकि वही मजबूत होगी इतनी कि इतना हैवी वेट ले सके। मेटल की फिटिंग से आपने सीधे अगर उसको कस दिया तो प्रॉब्लम क्या पड़ जाएगी कि जितना पूरी लाइन जा रही 33 kV, 220 kV, 440 kV, वो पूरी पोल के अंदर आ जाएगी और वो पोल जो जमीन में गड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है? दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपने पूरा 440 kV 440,000 वोल्ट ग्राउंड कर दिया, तो सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता, फौरन ही शॉर्ट हो जाएगा। और दूसरा ये कि किसी तरीके से मान लो आपने ग्राउंड के अंदर कुछ ऐसा तरीका कर रखा था कि ग्राउंड से मैच नहीं करा उसने, तो भी वो जो पोल होगा, जो नॉर्मल चलते समय जो आपको पोल दिखाई देते हैं, जो लेटेस्ट स्टील टावर्स दिखाई देती हैं, दे विल बी लाइव, उनके अंदर 440 kV आ रहा होगा, कुछ भी आपने टच कर दिया खत्म, सेवरल प्रॉब्लम। इसीलिए इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटर्स की जरूरत है। सिंपल, दोनों जो तार जा रहे हैं, 2 तार या 6 तार, जितने भी तार जा रहे हैं, 3 फेज वायर हो गया या सिंगल फेज वायर हो गया, जो भी हो गया, उन दोनों तारों को आपस में इंसुलेट करने के लिए, इससे एक दूसरे से इंसुलेटेड रहे, इसके अलावा ग्राउंड के साथ में इंसुलेटेड रहे, इंसुलेट करने के लिए इंसुलेटर्स की जरूरत पड़ती है। और जो छोटे कनेक्टर्स होते हैं, कम वोल्टेज रेटिंग जो कनेक्टर्स होते हैं, उनके लिए पिन टाइप यूज करते हैं। ये पिन टाइप है, ये पिन टाइप यहां पर लगा रखा है, इसके ऊपर तार जा रहा होता है, ऐसा आपने पिन टाइप यहां लगा रखा है, एक पिन टाइप यहां लगा रखा है, ये 2 तार इस पे चलते हुए जा रहे हैं इसके ऊपर। जो बड़ी रेटिंग के सप्लाई सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, ये क्रॉस आर्म्स हैं। क्रॉस आर्म की दूरी बढ़ाना क्यों जरूरी है, जितनी ज्यादा वोल्टेज रेटिंग बढ़ती जाएगी उतना दोनों तारों के बीच में फ्लैश ओवर ना हो जाए, उससे बचने के लिए आपको क्रॉस आर्म्स की लेंथ बढ़ानी जरूरी है। और उसके बाद में आप इसमें यू एम्प्लॉय स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स, स्ट्रिंग लगे होते हैं और यहां पर तार जा रहा होता है। दिस इज बेसिकली सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप और स्ट्रिंग टाइप इंसुलेटर्स होते हैं ये वाले, जो जिसमें नीचे तार लटका होता है। और ये इसमें और इसमें बेसिकली फर्क क्या है, दिस इज वन सिंगल यूनिट। जो पिन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर वन सिंगल यूनिट, 33 kV का बना दिया, 11 kV का, 6.6 kV का, 3.3 kV का। 33 kV से ज्यादा के लिए नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, ऑल्दो अब कभी कहीं वो 66 kV के बनाने लग गए हैं, बट नॉर्मली 33 kV के लिए यूज करते हैं। दिस बेसिकली पिन टाइप। ये सस्पेंशन टाइप है, इसमें नॉर्मली 11 kV का, 11 kV का, ये होता है 33 kV तक के होते हैं, अप टू 33 kV, और दिस इज 11 kV का एक यूनिट होता है, एक सिंगल यूनिट। तो जितना आपको इंसुलेशन बढ़ाना है उतने आप ऐसे यूनिट्स एक दूसरे के सीरीज में लगाते जाइए, उतना बेसिकली उसका फ्लैश ओवर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इंसुलेटर लगाने का पर्पस क्या है, देखो पिन है, इस पिन में ये ध्यान दीजिए कि जहां पर ये तार माउंट हो रहा है, डिटेल डायग्राम तो आप इस अंदर आप लोगों ने बनाई रखा होगा, नहीं बनाया होगा तो किताब के अंदर दे रखा है, होम असाइनमेंट के अंदर आपने बना रखा होगा। तो जो पिन टाइप इंसुलेटर है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये है, और इसमें ये बना होता है, ये पूरा सॉलिड होता है, इसमें थ्रेड्स बने होते हैं, यहां पे थ्रेड, जिससे इसमें पूरे में थ्रेड बने हुए हैं, जिससे आप इसके ऊपर कस देते हैं। क्रॉस आर्म के ऊपर एक पिन निकली होती है, पिन के ऊपर ला करके आप इसको कस देते हैं, और यहां पे एक ग्रूव बना हुआ है जिसमें कनेक्टर जा रहा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है
ये जो पिन है, ये पिन क्रॉस आर्म के अंदर कसी हुई है, क्रॉस आर्म सपोर्ट के अंदर कसी हुई है, सपोर्ट ग्राउंड के अंदर लगी हुई है। तो बेसिकली दिस पॉइंट इज एट द ग्राउंड पोटेंशियल, ये ग्राउंड पर है और यहां पर फेस जा रहा है। तो आपको यहां से लेकर के यहां तक का अंदर तो पूरा सॉलिड है, और इसका दूसरा फ्लैश ओवर डिस्टेंस कौन सा है? एक फ्लैश ओवर डिस्टेंस ये अंदर का है। अंदर फ्लैश ओवर डिस्टेंस का मतलब क्या है? डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अगर आपने इसको ज्यादा हैवी ड्यूटी स्ट्रांग नहीं बनाया तो बेसिकली क्या है, बीच का डायरेक्ट्रिक जो है दैट विल ब्रेक डाउन, आयनाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से करंट यहां से यहां तक फ्लो कर जाएगी व्हाइल ब्रेकिंग द इंसुलेटर। दूसरा फ्लैश ओवर डिस्टेंस क्या है? दैट इज दिस, यहां से आया और वो इसके थ्रू पहुंच जाएगा यहां पे। इसीलिए आप बेसिकली क्या करते हैं, यू कंस्ट्रक्ट द शेड, दिस इज नोन एज शेड। ये शेड बना रखा है, तो शेड जो है उसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं, कई सारे ग्रूव्स। इससे क्या है, फ्लैश ओवर डिस्टेंस जो आपका है वो ये हो गया, ये यहां से यहां तक का इतना फ्लैश ओवर डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। ये बेसिकली वही चीज है जैसे कि आपने एयर कूल्ड इंजन अगर देख रखे हो तो उसमें फिन्स बने होते हैं। नॉर्मल इंजन जो होते हैं टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स के अंदर और स्कूटर्स के अंदर, जो फिन्स बने होते हैं उन फिन का पर्पस क्या है? सरफेस एरिया बढ़ा देना। सरफेस एरिया जितना बढ़ा देंगे उसके बजाय मान लीजिए आप ये वाला काम करते हैं, खाली ये वाला कर दिया आपने, तो सरफेस खाली यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की। इसमें अगर आपने ऐसे फिन्स बना दिए तो आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया इसका, तो उसमें कूलिंग ज्यादा अच्छी तरह हो सकती है। बेसिकली यू हैव इंक्रीज द लेंथ, लेंथ आपने बढ़ा दी। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से यहां तक के बीच में लेंथ बढ़ाने के लिए आप इसमें ग्रूव्स बनाते हैं ऐसे। देन दिस इज बेसिकली द शेड, द एंटायर थिंग। ये जो सेरामिक किस चीज का बना होता है? विल सी, पोर्सिलेन के नॉर्मली बने होते हैं, पोर्सिलेन जिस चीज की, चीनी मिट्टी जिसे कहते हैं, उस चीज के बने होते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक का फ्लैश ओवर डिस्टेंस है। तो फ्लैश ओवर डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए आप ये वाले उसके अंदर ग्रूव्स बना के रखते हैं, ग्रूव्स या पॉकेट्स इनको बोलते हैं। उस तरह से सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होते हैं उनके अंदर ये वाला काम करने के लिए आप क्या करते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग तरह का होता है। दैट इज लाइक दिस। ये है, और इसमें यहां पर नेक्स्ट उसके लिए हुक बना हुआ है, यहां पर एक ये हुक बना हुआ है। तो अगर जो आपको यूनिट लगाना है वो इस हुक के अंदर, आप ये वाला हुक इसके अंदर टाइट करते जाएंगे और इस तरह से आपको अलग अलग वो मिलती जाएगी ग्रूव्स। इसके अंदर ग्रूव्स बना रखे हैं। जितना फ्लैश ओवर डिस्टेंस है वो यहां से लेकर के यहां तक का, ये यहां से यहां तक का, ये बेसिकली फ्लैश ओवर डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से फ्लैश ओवर डिस्टेंस बनाने के लिए आप इसके अंदर भी आपने जो इसका शेड है, शेड के अंदर आपने इसमें भी ग्रूव बना रखे हैं। तो इसमें एक यूनिट 11 kV का होता है। जितने ज्यादा आपको इंसुलेशन देना है, जितने ज्यादा हैवी रेटिंग की लाइन जा रही है, उतने ज्यादा आप इंसुलेटर्स लगाते चले जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 66 kV की अगर लाइन है, 66 kV की, तो आप ऐसे ऐसे 6 इंसुलेटर एक के नीचे एक लगा देंगे और इस तरह हैंग कर देंगे, और आखिरी वाले के अंदर आपको वो लगाना है, तार लटका देना। यही होते हैं सबसे ज्यादा हैवी ड्यूटी के लिए। 440 kV HVDC लाइन भी अगर आप बना रहे हैं, HVDC लाइन या HV हाई वोल्टेज लाइन भी अगर आप एक्स्ट्रा EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन भी अगर आप बना रहे हैं, तो भी उस केस में ये दे आर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड ऑफ हायर रेटिंग्स। 33 kV का आपने एक यूनिट बना दिया और सस्पेंशन टाइप, सस्पेंशन टाइप यूज करते हैं। सस्पेंशन टाइप में और पिन टाइप में सबसे बड़ा एक और बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा नहीं, एक और बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि दिस इज फ्लेक्सिबल। तो हवा की वजह से जितने उसके अंदर स्ट्रेसेस आते हैं, इसमें जितने स्ट्रेसेस हैं वो सारे स्ट्रेसेस डायरेक्ट इंसुलेटर के ऊपर आ रहे हैं। इंसुलेटर के अंदर क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि तार इसके ऊपर फंसा हुआ है। ये पूरा इट इज बोल्टेड ऑन द पिन, पिन पर आपने कस के रखा हुआ है, कस दिया है, ये पूरा झूले की तरह झूल सकता है। तो अगर हवा की वजह से, आइस की वजह से अगर ये तार कभी झूलता है तो सारे स्ट्रेसेस जो पूरा स्ट्रिंग है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इट गॉट अ लॉन्गर स्पैन लाइफ, जितना इसका लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन इसका बढ़ जाता है। इस तरह के कई सारे बेनिफिट्स हैं उसके अंदर। टू 220 kV की लाइन में 22 लगाने चाहिए। अगर आप 11 kV का अगर यूज कर रहे हैं तो, अगर 33 kV यूज कर रहे हैं देन यू कैन यूज लेस नंबर ऑफ यूनिट्स। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? मैकेनिकली स्ट्रांग होने चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए जिससे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, ज्यादा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और
रप्चर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आसानी से रप्चर ना हो पाए, फ्लैश ओवर वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लैश ओवर वोल्टेज आए तो उसको भी सस्टेन कर ले। फ्लैश ओवर बाय द वे, फ्लैश ओवर डिस्टेंस या फ्लैश ओवर वोल्टेज सिंपली मीन्स फेज से लेकर करके ग्राउंड तक का फ्लैश ओवर, किसी तरीके से फेज और ग्राउंड दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, दिस इज नोन एज फ्लैश ओवर। ठीक, इसे फ्लैश ओवर बोलते हैं। मटेरियल शुड नॉट बी पोरस वगैरह वगैरह। इंसुलेटर मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? पोर्सिलेन, सबसे ज्यादा पोर्सिलेन यूज करा जाता है। इसके अलावा ग्लास है, स्टेटाइट है, स्टेटाइट एक और है। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स, पिन टाइप इंसुलेटर ये आपने देख लिया है, डायग्राम इसके अंदर बहुत अच्छे दे रखे हैं। 11 kV के यूनिट्स होते हैं, 25 kV के यूनिट्स होते हैं पिन टाइप में, 33 kV होते हैं, 66 kV भी होते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ शेड्स बढ़ जाते हैं। 33 kV या 66 kV के अंदर ऐसे यूनिट के बजाय उसके अंदर ऐसा यूनिट होता है। एक सिंगल यूनिट ही है इस पर कसने के लिए, लेकिन आपने बेसिकली इसके अंदर आपने वो भी ग्रूव्स भी ज्यादा बना रखे हैं, फ्लैश ओवर डिस्टेंस आपने और बढ़ा दिया, 33 kV का, 66 kV का। देन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स, जैसे ग्रेड डायग्राम इसके अंदर दे रखा है बहुत अच्छा। और 220 kV में अगर आप इकलौता एक सिंगल पिन टाइप इंसुलेटर अगर बनाते हैं, देन इट विल बिकम वेरी बिग, बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा और मैकेनिकल स्ट्रेसेस वगैरह बनेंगे उसके अंदर, इसलिए सस्पेंशन टाइप यूज करते हैं। इलेवन kV कोई हार्ड एंड फास्ट वैल्यू नहीं है, नॉर्मली 11 kV के लिए बनाया जाता है, लेकिन आप उसको 25 kV या 22 kV या 33 kV का भी बना सकते हैं, इस तरह के यूनिट्स होते हैं। और ये तीन तरह के होते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स, तीन तरह के होते हैं, ह्यूलेट और इंटरलिंकिंग टाइप, सीमेंटेड कैप टाइप और कोर एंड लिंक टाइप, ये तीन तरह के होते हैं। इनके डायग्राम्स दे रखे हैं, जस्ट स्टडी दोस डायग्राम्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। स्ट्रेन इंसुलेटर्स, स्ट्रेन इंसुलेटर्स और शैकल इंसुलेटर्स, शैकल इंसुलेटर पिन टाइप इंसुलेटर का एक मॉडिफिकेशन है। स्ट्रेन इंसुलेटर बेसिकली सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ही होता है, तो इसलिए शैकल इज यूज फॉर लो टेंशन लाइंस, एलटी लाइंस, और स्ट्रेन इज यूज फॉर हाई टेंशन लाइंस। और दोनों में डिफरेंस जो है वो बेसिकली वोल्टेज लेवल का है, और सिमिलरिटी क्या है कि बोथ आर यूज फॉर कॉर्नर्स, जहां पर लाइन को मुड़ना है, लाइन यहां से आ रही थी और यहां से आपको इस तरफ लेके जानी है, तो यहां पर आपको इसको टर्न देना पड़ेगा। ये टर्न देने के लिए ऐसा कर तो आपको मिल नहीं सकता ऑब्वियसली, तो बेसिकली लाइन या तो आप ये वाला काम करेंगे कि इसको अगर जेंटल कर दिया है आपने तो दो तीन जगह से उसको रोक के रखेंगे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, तीन चार जगह पे आप उसको रोक के रखेंगे ये वाली चीज। और अगर बिल्कुल एंगल में है, अगर ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है, तो आपको यहां से उसको रोक के रखना पड़ेगा। तो यहां पर शैकल टाइप और स्ट्रेन टाइप लगाते हैं। स्ट्रेन टाइप इज वेरी सिंपल, ये बेसिकली ये वाला काम कर दिया आपने कि यहां जो क्रॉस आर्म थी, ये यहां से आपने ऐसे लगा दिए इंसुलेटर्स, सिंपल, ये वाला काम होता है। स्ट्रेन टाइप तो बेसिकली ऐसे हो जाते हैं। इन्हीं इंसुलेट, इसी जो पूरा स्ट्रिंग जो था, इसे स्ट्रिंग कहते हैं, इसी स्ट्रिंग को आपने यूं कर दिया, जो नीचे लटका होता है नीचे के बजाय ऐसा कर दिया, यहां से तार आया, यहां पे हुक कर दिया, यहां से वो ले खींच के रख दिया। ये वाला एक स्पेशल शेप का होता है, उसकी शेप ऐसी होती है। इसमें बकायदा अंदर पूरा आपने पिन विन लगा रखी है, और तार आया वो इसमें से इसको आपने ऊपर से और नीचे से यहां से आपने उसे क्लैंप कर दिया है, यहां से आपने उसे क्लैंप कर रखा है, दैट्स ऑल। और इसमें तार करके मुड़ जाता है। स्ट्रेन टाइप एंड शैकल टाइप, स्ट्रेन आर यूज फॉर वोल्टेज रेटिंग कितनी है इसकी, वेल यू ऑलरेडी नो। पिन टाइप और सस्पेंशन टाइप की अगर वोल्टेज रेटिंग आपको पता है तो इस वाली चीज की पता है। फेलियर ऑफ इंसुलेटर्स के रीजन क्या क्या होते हैं? क्रैकिंग ऑफ इंसुलेटर, क्रैक कर गया, पोरोसिटी, पोरस है, इम्प्रॉपर विट्रिफिकेशन, विट्रिफिकेशन का मतलब वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप पोर्सिलेन को बनाते हैं, उस प्रोसेस के अंदर अगर पूरी तरीके से ढंग से नहीं हो पाया, उसके अंदर एयर बबल्स रह गए तो। फ्लैश ओवर, मैकेनिकल स्ट्रेसेस,
मैकेनिकल स्ट्रेसेस एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है इंसुलेटर्स के फेल होने का। शॉर्ट सर्किट्स और डिपोजिशन ऑफ डस्ट, जितना डिपोजिशन हो जाएगा, डस्ट जितनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है उतना मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है और फ्लैश ओवर डिस्टेंस बेसिकली कम हो जाता है। टेस्टिंग, 3 तरह के टेस्ट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट, डिजाइन टेस्ट, सैंपल टेस्ट और रूटीन टेस्ट। डिजाइन टेस्ट कौन कौन से होते हैं? क्योंकि कई लड़कों को इनके अंदर दिक्कत आती है, मैंने ये वाली चीज़ देखी है कि कई लड़के ये जो टेस्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिज़ाइन टेस्ट कौन सा है, फ्लैश ओवर टेस्ट कौन सा है, और मतलब सैंपल टेस्ट कौन सा है, रूटीन टेस्ट कौन सा है। डिज़ाइन टेस्ट क्या है? उसका डिज़ाइन चेक करना है कि हमने जो ये डिज़ाइन बनाया था पिन टाइप इंसुलेटर का, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का, इसका डिज़ाइन ठीक है या नहीं है। डिज़ाइन करने का मतलब ये है कि अगर आपने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया था जो खाली सिंपल सा फ्लैट सा ऐसा था, इसका मतलब दिस इज अ वेरी बैड डिज़ाइन। इसका मतलब आपने इसको 11 kV के लिए बनाया था, बट लेकिन अगर आपने इसमें 4 kV सप्लाई दी, उसी पे फेल कर गया। तो आप इसमें क्या चेक करेंगे? सबसे पहले फ्लैश ओवर टेस्ट चेक करेंगे कि ड्राई फ्लैश ओवर क्या होगा। अगर ये गीला नहीं है तब फ्लैश ओवर डिस्टेंस कितना है, वेट फ्लैश ओवर कितना है, अगर वेट गीला कर रखा है तब फ्लैश ओवर डिस्टेंस कितना है। सो पावर फ्रीक्वेंसी ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट, पावर फ्रीक्वेंसी वेट टेस्ट, फ्रीक्वेंसी फ्लैश ओवर टेस्ट, इंपल्स फ्रीक्वेंसी फ्लैश ओवर टेस्ट। तो डिजाइन टेस्ट के अंदर चारों फ्लैश ओवर टेस्ट ही हैं, खाली फ्लैश ओवर टेस्ट हैं। आपको डिजाइन चेक करना है कि डिजाइन कितना इफेक्टिव है, खाली ये वाली चीज चेक करनी, ठीक। सैंपल टेस्ट जो होते हैं, सैंपल का मतलब क्या हो गया कि आपने इंसुलेटर्स का एक लॉट मैन्युफैक्चर किया, पूरा बड़ा सा लॉट मैन्युफैक्चर किया, उसके अंदर आपने मान लीजिए 2000 पीस बनाए थे, उसके अंदर से कोई सा भी आपने एक सैंपल उठाया और ये चेक करा कि जिस मटेरियल से, जिस पोर्सिलेन से, पोर्सिलेन का हम एक इतना बड़ा क्वांटिटी लेके आए थे, उस पोर्सिलेन से हमने ये वाले सारे बनाए थे, तो वो पोर्सिलेन किस क्वालिटी का था, उसमें सब ठीक था, उसमें से कोई सा भी आपने सैंपल उठाया और ये चेक करा कि ये सारे सैंपल जो हैं, ये जितना एक बैच पूरा बना हुआ है, ये करेक्ट मटेरियल का बना हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली यू टेस्टिंग द मटेरियल, उसके अंदर जिस मटेरियल से बनाया रखा है, मटेरियल चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली क्या करेंगे? पंक्चर टेस्ट, कि उसके अंदर पंक्चर विट्रिफिकेशन पूरी तरह से हुआ है कि नहीं हुआ, पंक्चर टेस्ट। पोरोसिटी टेस्ट, अगेन विट्रिफिकेशन की प्रोसेस, की उसके अंदर जो पोर्सिलेन है, पोर्सिलेन के अंदर कोई एयर बबल, एयर होल तो उसके अंदर नहीं बना हुआ है। मान लीजिए ये पूरा वो है पोर्सिलेन का बना हुआ है, इसके अंदर कहीं विट्रिफिकेशन उसका प्रॉपर नहीं हो पाया था, इसकी वजह से एक दो इसके अंदर एयर बबल रह गए थे। तो जो आप यहां से यहां तक का फ्लैश ओवर डिस्टेंस पूरा पक्का समझ रहे हैं वो कम हो गया, क्योंकि एयर की जो डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दैट इज लेस देन दैट ऑफ पोर्सिलेन। तो फ्लैश ओवर डिस्टेंस यहां से यहां, अगर इसने यहां से इतना टुकड़ा ब्रेक कर दिया, इतना टुकड़ा ब्रेक कर दिया, इतना टुकड़ा ब्रेक कर दिया, 3 टुकड़े उसने अलग अलग ब्रेक कर दिया, तो वो फ्लैश ओवर हो जाएगा अंदर से। तो सैंपल टेस्ट में बेसिकली मटेरियल उसका टेस्ट कर रहे हैं। तो पोरोसिटी टेस्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट करने के बाद चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब उसकी वजह से कितने थर्मल स्ट्रेसेस उसके अंदर कितने आ रहे हैं, और मैकेनिकल टेस्ट थर्मल स्ट्रेसेस वाला, और टेम्परेचर साइकिल टेस्ट। टेम्परेचर साइकिल टेस्ट इज इंसुलेटर इज सब्जेक्टेड टू सेवरल टेम्परेचर साइकिल्स, कितने टेम्परेचर साइकिल्स उसके करिए है, हॉट कोल्ड कितनी तरह करिए है, इस पर वो फेल हो जाएगा। तो आपको उस पूरे लॉट के बारे में पता चल जाता है कि अगर वो कम लेवल पर अगर फेल कर गया, इसका मतलब वो ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में ऑपरेट करने लायक नहीं है। जो टेम्परेचर जिस एरिया में उसे भेजने वाले हैं, से फॉर एग्जांपल ऐसी जगह जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ के लिए वो वाली चीज़ सूटेड है। अच्छा, इसके बाद रूटीन टेस्ट। रूटीन टेस्ट क्या होते हैं कि जब एक बार आपने उसको इंस्टॉल कर दिया है, इंस्टॉल करने के बाद में फिर आप ये चेक कर रहे हैं कि हर कुछ टाइम के बाद में, डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में ये चेक कर रहे हैं कि वो इंसुलेटर जो आपने लगा रखे हैं वो ठीक है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी वजह से कोई एक फेल कर जाएगा, पता चला किसी वजह से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो उसकी वजह से फेल कर जाएगा, तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो प्रूफ लोड टेस्ट। प्रूफ लोड का मतलब क्या हो गया? प्रूफ लोड का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लोड। अगर आपने 33 kV के लिए डिजाइन कर रखा है तो पूरा 33 kV सप्लाई उसके अंदर दे दी, फुल एब्सोल्यूट 33 kV, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस तक उसको ले गए, और तब उसमें देखा कि ये जो है कितने एग्जैक्टली कितने वोल्टेज पर ब्रेक कर रहा है, प्रूफ लोड। कोरोजन टेस्ट, उसके अंदर कोरोजन कितना हो गया, और हाई वोल्टेज टेस्ट, कितना मैक्सिमम हाई वोल्टेज उसके अंदर सस्टेन कर सकता है। ठीक, इतनी चीजें। अब इसके बाद देन there are 3 small derivations. अब हमारे सामने ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल ओवर अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स।
एक सस्पेंशन इंसुलेटर्स का आपने स्ट्रिंग बना रखा है, तो उसमें अलग अलग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, अलग अलग वोल्टेज कहाँ कहाँ बन रहे हैं। मान लीजिए आपका स्ट्रिंग जो था वो ये था, ये पोल क्रॉस आर्म पे आपने एक यूनिट यहां लगाया, दूसरा यूनिट लगाया, तीसरा यूनिट लगाया, चौथा यूनिट लगाया, और फिर यहां पर आपने तार लगा दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या क्या है, देखो ये मेटल है, 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 ये दोनों मेटल के बीच में ये क्या है, इंसुलेटर है। ऐसे ही इन दोनों मेटल के बीच में इंसुलेटर है, इन दोनों के बीच में इंसुलेटर है, इन दोनों के बीच में इंसुलेटर है। दो मेटल प्लेट्स के बीच में अगर इंसुलेटर है तो क्या बन गया, कैपेसिटर, दैट्स करेक्ट, कैपेसिटर बन गई। उसी तरीके से ये मेटल प्लेट है और ये मेटल का है और ये बीच में एयर है, एयर क्या है, डायरेक्टर के इंसुलेटर, तो वो भी कैपेसिटेंस हो गई। तो इतनी तरह तरह की अलग अलग तरह की कैपेसिटेंस इसके अंदर आ गई हैं। इसका अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा। और बाय द वे दिस इज एट ग्राउंड पोटेंशियल, तो ये पूरा पूरा ग्राउंड पोटेंशियल पर है, ये भी ग्राउंड पोटेंशियल है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये पूरा पूरा ग्राउंड है। ऑल ऑफ दिस इज ग्राउंड, बेसिकली ये पूरा ग्राउंड हो गया। अब क्या है, यहां से यहां तक के बीच में एक कैपेसिटेंस लगी हुई है, एक कैपेसिटेंस, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 कैपेसिटेंस लगी हुई हैं और यहां पर तार लगा हुआ है। दिस इज द सिस्टम वोल्टेज। जो 33 केवी की जो भी लाइन है वो 33 केवी यहां पर है और ये पॉइंट ग्राउंड पर है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड पर है, यहां पर 33 केवी आ रहा है। इसके और इसके बीच में कैपेसिटेंस लगी हुई है, तो एक बेसिकली कैपेसिटेंस ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, इतनी सारी कैपेसिटेंस इसके अंदर आ गई। इनके नाम कैसे कैसे हैं। अब देखो क्या है, ये पॉइंट जो है दिस इज एट 33 केवी लाइन वोल्टेज, जो भी लाइन वोल्टेज जा रहा है दैट इज बेसिकली ये पॉइंट लाइन वोल्टेज पर है। और ये पॉइंट कितने वोल्टेज पर है, 0 वोल्ट। क्लियर है सब लोगों को, समझ में आ रहा है ये वाली चीज। ये ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब अर्थ कर रखा है आपने, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पर है और ये वाला पॉइंट 33 वोल्ट पर है। तो ये पूरा वोल्टेज जितना यहां पर 33 केवी था ये इन कैपेसिटेंसेस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। यही 33 केवी जो वोल्टेज था, 33 केवी, 11 केवी, 240 केवी, जितना भी है आप समझे 220 केवी, तो वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस से कि ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन था कि यहां से यहां तक का जो वोल्टेज था दिस वाज से E1 वोल्ट्स, यहां से यहां तक का दिस वाज E2 वोल्ट्स, यहां से यहां तक का E3 वोल्ट्स, यहां से यहां तक का E4 वोल्ट्स। अब एक बड़ी सिंपल सी बात जो समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाएगी, यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट से लेकर के इस कैपेसिटेंस का नाम मैं लिख देता हूं। ये सारी कैपेसिटेंस बराबर बराबर है, ये है सी 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 सी, ये है C1 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 C1। सी कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज इज E1। ये जो C1 कैपेसिटेंस है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज कितना है, कितना होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज यहां से यहां तक का, मान लीजिए ये 33 था, मान लीजिए दिस वाज से 60 एंड दिस वाज यूनिफॉर्म, मान लीजिए दिस वाज 15 15 15 15। अब बताओ ये जो पॉइंट है, पॉइंट लेट अस कॉल दिस पॉइंट कौन सा, पॉइंट नंबर ए। ये पॉइंट है ए बी सी, तो ये आ गया डी ई और दिस इज से जी। अब लेट अस कॉल दिस G1। ए से लेके G1 तक का वोल्टेज कितना होगा, 60 वोल्ट्स इज रॉन्ग। क्या जी, 15 E1, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई कि ये E1 कैसे होगा यहां से यहां तक का, कितने लोगों को समझ में आया, 2-3 जनों को समझ में आ गया। कैसे कैसे होगा,
दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। AG इज इक्वल टू AG1, नॉट इक्वल टू, मतलब पॉइंट क्या है कि G और G1 दोनों एक ही पॉइंट है। ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, पूरा पूरा ग्राउंड चलता हो जा रहा है। तो जितना वोल्टेज यहां से यहां तक का आ रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, इलेक्ट्रिकली स्पीकिंग दे आर सेम। तो जितना वोल्टेज यहां से यहां तक का, उतना ही वोल्टेज यहां से यहां तक का है। अब B से लेके G तक का जितना वोल्टेज है, उतना ही वोल्टेज यहां से यहां तक का आ रहा है। तो B से लेके इस C1 के क्रॉस यहां पर वोल्टेज कितना होगा? 33 kV। इसका मतलब 30, इसका मतलब E1 प्लस E2। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, दिस वोल्टेज इज E1, यहां पर वोल्टेज है दिस इज E1 प्लस E2, E1 है या E1 प्लस E2, ये कितना है? E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये कितना हो गया? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ये वोल्टेज यहां से तक का होगा। ठीक, कैपेसिटेंस के बारे में आप ये वाली चीज जानते होंगे कि कैपेसिटेंस का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है, दैट इज XC, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू IXC। इसका मतलब क्या हो गया? V ले लेते हैं, V है, V इज इक्वल टू IXC। तो V इज इक्वल टू I इंटू 1 अपॉन 2 पाई FC। ठीक, सो I बराबर कितना हो गया? I इज इक्वल टू 2 पाई FCV और ओमेगा CV। सो I इज इक्वल टू इतना हो गया। किसी भी कैपेसिटेंस में जितना करंट जा रहा है, जितना वोल्टेज जा रहा है, उनके बीच में रिलेशन ये हो गया I इज इक्वल टू ओमेगा CV। ठीक, अब आप ये मानिए कि इसके अंदर चार्जिंग करंट जो जा रही थी, दिस वाज लाइक दिस, इसके अंदर जो करंट थी, दिस वाज करंट वाज I1, दिस वाज I2, दिस वाज I3, दिस वाज I4, दिस वाज I5। इसके अंदर जो करंट जा रही थी, दिस वाज I1, स्मॉल I2, स्मॉल I3, स्मॉल I4। I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1, क्लियर है? KCL, सिंपल KCL। इस पॉइंट पर जितनी करंट घुस रही है दैट इज I2, और जितनी बाहर निकल रही है दैट इज I1 प्लस I1। ठीक, सो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1। I2 आपको, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर C पता है, E2 पता है, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली? I2 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ओमेगा CV, ओमेगा E2C, सिंपल सी। ठीक है, सो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू C, कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां पर कितनी है? C, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? E2, ओमेगा C E2। और I1 की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितना हो गया? I1 की वैल्यू ओमेगा C E1, क्लियर है सब लोगों को? और स्मॉल I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा C1 E1। ओमेगा 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 कैंसिल हो गया। ठीक, और ये जो कैपेसिटेंस है ये वाली, दिस इज नोन एज शंट कैपेसिटेंस। C1 जो होती है, C1 इज नोन एज शंट कैपेसिटेंस, और C इज नोन एज म्यूचुअल कैपेसिटेंस। म्यूचुअल कैपेसिटेंस, और नॉर्मली C1 इज इक्वल टू KC, वेयर K इज लेस देन 1। इसका मतलब C1 इज अ फ्रैक्शन ऑफ C, ये स्टैंडर्ड चीज है। K इज लेस देन 1, और K होगा 0.1, 0.2 से लेकर 0.9 तक का हो सकता है। ये स्टैंडर्ड इसकी वैल्यूज होती हैं, इस तरह की होती है, मतलब ये कैपेसिटेंस हमेशा इस कैपेसिटेंस से कम होती है। तो C1 इज ऑलवेज इक्वल टू KC। ठीक, अब ये वाली वैल्यूज अगर आप यहां पर रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? C E2 इज इक्वल टू C E1 प्लस KC E1। K तो रहेगा, C कैंसिल हो गया, E2 इज इक्वल टू E1 इंटू 1 प्लस K। ठीक, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2। I3 की वैल्यू
ओमेगा सी E3 इज इक्वल टू ओमेगा सी E2, फिलहाल तो E2 लिख देते हैं इसको, E2 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा C1 E1 प्लस E2। ठीक है, C1 की जगह सीधे सीधे यहां पे लिख देते हैं KC, ओमेगा KC E1 प्लस E2। ठीक है, E2 की वैल्यू कितनी है, E1 इंटू 1 प्लस के, E2 की वैल्यू E1 इंटू 1 प्लस के, ये वाली चीज रख दीजिए। C कैंसिल, ओमेगा सी ओमेगा सी ओमेगा सी कैंसिल कर गया। E3 की वैल्यू निकालिए, E3 इन टर्म्स ऑफ E1 एंड K, E3 की वैल्यू निकालिए, E3 इन टर्म्स ऑफ E1 एंड K, फिर निकालिए E4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ E1 एंड K। जल्दी से निकालो, सब लोग निकालो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट। निकालिएगा, विल कंटिन्यू, ये डेरिवेशन और थोड़ा सा है, कल कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।